नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। अगर आपका सब्जेक्ट प्राचीन इतिहास है और बीए के तृतीय सेमेस्टर में आप हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 6 या 7 लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग में 6-7 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और कंप्लीट पूरा सिलेबस आपका उसमें समाहित कर देंगे। यानी कि 8 इकाइयों से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है ये, जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को इसमें मैंने रखा है। बहुत ही बारीकी के साथ एंशिएंट हिस्ट्री बीए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में शामिल पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का इतिहास आपको पढ़ना है। यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से लेकर के और 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास है उसके बारे में बारीकी के साथ अध्ययन करना है आपको। इससे बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला होगी। ये महा मैराथन क्लास है, जो परीक्षा में सीधे तौर पर क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होते हैं ये। ऐसे आपने तमाम सारे सब्जेक्ट के देखे होंगे, हिंदी का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, ऐसे ही ये भी सब्जेक्ट है। 2026-27 इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है ये। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री बीए थर्ड सेमेस्टर, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 600 उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 647 ईडी टू 1200 ईस्वी। 1200 ईस्वी में क्या होता है, मुगल सल्तनत दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। यहीं से आपको पूरा बेसिकली पढ़ना है। खंड आ पेपर में पूछा जाएगा, उसमें आपके 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। उनमें से 5 क्वेश्चंस करने के लिए बोलेगा या 10 क्वेश्चंस करने के लिए बोलेगा, जैसा भी होगा। मैं सारे प्रश्नों को मैं चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। पहला प्रश्न, हर्षचरित और राजतरंगणी के लेखकों के नाम लिखिए। हर्षचरित के बारे में आपसे पूछेगा, जो कि हर्षचरित को किसने लिखा है, हर्षचरित को किसने लिखा है। राजतरंगणी किसकी है, कल्हड़ की है, कल्हड़ नाम के लेखक ने लिखा है। हर्षचरित किसने लिखा है, बाणभट्ट ने लिखा है। ठीक है, और दोनों ही संस्कृत के बढ़िया लेखक हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और राजतरंगणी जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी देती है, और हर्षचरित जो है हर्षवर्धन के बारे में बेसिकली जानकारी देती है। यानी ये दोनों जो है, एक तो हर्षवर्धन के जीवन काल से संबंधित समस्त घटनाओं और उनके समकालीन राजाओं का वर्णन करती है। वहीं पर राजतरंगणी जो हर्षवर्धन के बाद जो उत्तर भारत का इतिहास है, बेसिकली कश्मीर वाला इलाका, वहां के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ बताता है। लिखेंगे, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं, जो सम्राट हर्ष के दरबारी कवि हुआ करते थे। यह कृति हर्ष के जीवन काल की महत्वपूर्ण जानकारी देती है। जबकि राजतरंगणी की बात की जाए तो इसके लेखक है कल्हड़, जिसे संस्कृत साहित्य में पहला वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इससे पहले जो भी ग्रंथ हैं वो तो या साहित्यिक ग्रंथ है या फिर मात्र एक धार्मिक ग्रंथ रह करके रह जाते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण उसमें कम दिखते हैं। लेकिन जब हम कल्हड़ की राजतरंगणी की बात करते हैं तो इनकी राजतरंगणी में ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ राजाओं का वर्णन किया जाता है। इसलिए ऐतिहासिक मापदंडों के हिसाब से देखें तो कल्हड़ की राजतरंगणी पुस्तक बहुत ही प्रमाणिक सिद्ध होती है और इतिहास की पहली पुस्तक है, या स्रोत के रूप में देखें तो पहली पुस्तक है साहित्य। ऐसी स्रोत एक साहित्यिक स्रोत के रूप में माने या एक पुस्तकीय स्रोत के रूप में देखें तो कल्हड़ की राजतरंगणी एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो कि यह प्रमाण देता है कि उस समय क्या रहा होगा, कौन कौन से राजा रहे होंगे, सबके बारे में बताता है। बेसिकली कश्मीर का ग्रंथ है ये, कश्मीर के लेखक थे कल्हड़, क्योंकि यह कश्मीर के इतिहास का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है कि कौन से राजा के बाद में कौन से राजा आए, इस तरीके से वर्णन करता है। जैसे कि ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में अगर जानकारी कहीं से मिलती है तो कल्हड़ की राजतरंगणी से ही मिलती है। तो कल्हड़ की राजतरंगणी और हर्षवर्धन के समय काल में एक कवि रहते थे, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट, उन्होंने हर्षचरित नाम की एक रचना लिखी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बाणभट्ट संस्कृत के बढ़िया विद्वान है। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न भैया, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में उभरी प्रमुख राजनीतिक समस्या क्या थी, उसके बारे में बताएं। देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में भारत में उभरी प्रमुख राजनीतिक समस्या यह थी कि चूंकि एकजुटता नहीं थी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में आप देखेंगे कि पूरा भारत जो अभी एक सूत्र में बंधा हुआ था वो छिन्न भिन्न हो जाता है। छोटे छोटे राजा महाराजा आपस में एकदम स्वतंत्र हो जाते हैं। तमाम सामंत जो थे वो अपने आप को स्वतंत्र राज घोषित कर लेते हैं। और हर्षवर्धन जब तक थे तब तक उन्होंने एक प्रकार से सम्राट की उपाधि धारण करी, और सम्राट मतलब कि सभी राजाओं को अपने अंडर में रखते थे, सभी राजाओं का रिस्पेक्ट किया करते थे, सब कुछ होता था। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद जब हो गई, 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु,
उसके बाद उत्तर भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या केंद्रीय सत्ता का पूर्णतः अभाव था। अभाव माने कमी थी, किसकी? केंद्रीय सत्ता की। यानी जिस तरीके से हर्षवर्धन ने एक केंद्र में रह करके अपने आसपास के इलाकों पर शासन किया, आसपास के इलाकों को अपना संरक्षण दिया, ठीक है, ऐसे कोई सत्ता नहीं बची। कन्नौज पर जो अधिकार था इनका, हर्षवर्धन जो थे पुष्यभूति वंश के एक कुलदीपक थे। इनके बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन, इनकी छोटी बहन थी यशोवर्मन के साथ उनका विवाह हुआ था, राजश्री नाम था उनका, ठीक है। राजश्री, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन, ये तीन मतलब भाई बहन को मिलाकर के थे। प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे, ये छोटे पुत्र थे। इनके भाई बड़े थे राम, हर्षवर्धन के क्या नाम था, उनका नाम था, क्या नाम था, राज्यवर्धन नाम था या कुछ नाम था, ठीक है। तो उनको वो गद्दी पर पाते वो नहीं बचते हैं, ये किसी युद्ध में मारे जाते हैं, दिक्कत आती है, तो उसके बाद में ये गद्दी पर बैठते हैं हर्षवर्धन साहब। और जब से ये गद्दी पर बैठते हैं इन्होंने बहुत कुछ काम किया और हमेशा जीतते ही रहे, ठीक है। लेकिन एक शासक था दक्षिण भारत का, पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश का था पुलकेशिन द्वितीय, उसने इसको पराजित कर दिया था हर्षवर्धन को। बाकी हर्षवर्धन एक छत्र राज करता था पूरे उत्तर भारत पर। दक्षिण भारत का एक शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उसके द्वारा पराजित करा जाता है इसको, ठीक है। बस यही इसकी हार थी। जबकि इसके फलस्वरूप पूरा साम्राज्य छोटे छोटे सामंती राज्यों में विभाजित हो चुका था जब इसकी मृत्यु हो गई, नहीं उससे पहले सब एक ही में रहा करते थे। इस राजनीतिक विखंडन और सामंतवाद के उदय ने देश को इतना कमजोर कर दिया कि वह बाद में विदेशी आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला नहीं कर सका। हर्षवर्धन अगर जीवित होता तो शायद मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, ये भारत में कभी भी ऐसे आक्रांता, या 712 में मोहम्मद बिन कासिम जैसे आक्रांता भारत में कभी नहीं जीत पाते। लेकिन जब हर्षवर्धन केंद्रीय सत्ता खत्म हो गई, तमाम सारे छोटे छोटे राज्य बन गए, आपस में एक राजा दूसरे राज्य से लड़ भिड़ रहा था, तो ऐसे में जाहिर सी बात है बाहरी लोग माल काट ही जाएंगे। तो ऐसे में तमाम मुगल, अरब, इन सभी के यात्री आते रहे और इन लोगों ने तमाम प्रकार की चीजें करना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न, राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत का संबंध किस रचना से है? क्योंकि राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत का संबंध चंद्रबरदाई की रचना है। एक महाकाव्य है, हिंदी साहित्य में वीर गाथा काल की एक रचना है, पृथ्वीराज रासो, जिसको चंद्रबरदाई साहब ने लिखा है। जबकि यह सिद्धांत बताता है कि 4 प्रमुख राजपूत कुलों, खास करके प्रतिहार वंश, परमार वंश, चौहान वंश और चालुक्य वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि के यज्ञ कुंड से हुई थी। वशिष्ठ मुनि आबू पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और अपनी रक्षा के लिए उन्होंने जो है क्षत्रियों को बनाना प्रयास किया, यानी कि प्रतिहार वंश के शासकों की, प्रतिहार की, परमार के, चौहान की और चालुक्य की, इन सभी की उत्पत्ति करी किसने? वशिष्ठ मुनि ने। यह सिद्धांत राजपूतों को विदेशी मूल के होने के आरोपों का खंडन करने और उनकी पवित्रता को स्थापित करने के लिए दिया जा गया था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। इस तरीके से ये चीजें आबू पर्वत पर जो है उसी यज्ञ कुंड से 4 लोगों को उत्पन्न किया। एक प्रतिहार वंश के जो शासक थे, प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य, इन सभी की उत्पत्ति वहीं से हुई। चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में ऐसा मेंशन है। और उसी पृथ्वीराज रासो में, जिसको केंद्र में प्रधान बना करके लिखा गया रचना है, उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय, जो कि चहमान वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक थी। चौहान वंश के शासक थे वो, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश या चहमान वंश। यह सिद्धांत राजपूतों को विदेशी मूल होने के आरोपों का खंडन करने और उनकी पवित्रता को स्थापित करने के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक कौन था और इस वंश का सबसे महान शासक कौन था? बताएं। देखिए इकाई भी लिख गया है, लिखा दिया गया कि भाई ये इकाई नंबर 4 से क्वेश्चन है। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था और इस वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पाल वंश के शासक की अगर बात की तो पाल वंश का संस्थापक कौन था बेटा? पाल वंश जो है ये बंगाल में आप देखते हैं पाल वंश का उदय हुआ। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, जिसे 750 ईस्वी में बंगाल की अराजकता से त्रस्त जनता ने शासक चुना। जबकि इस वंश का सबसे महान शासक था धर्मपाल, जिसने त्रिदलीय संघर्ष में भाग भी लिया था। त्रिदलीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष कहो, क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में लगभग 200 वर्षों तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला। चालुक्य वंश, प्रतिहार वंश और ये सब राष्ट्रकूट शासक ये सब आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट या चालुक्य, ये इसी में त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था। और आपस में आप देखते हैं ये लड़ा भिड़ा कर रहे थे, किसके लिए? कन्नौज की सत्ता को स्थापित करने, कन्नौज की पर आक्रमण करने के लिए, कन्नौज को हथियाने के लिए। धर्मपाल ने ही प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविद्यालय का निर्माण करवाया था, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की, जिसने इस वंश की कीर्ति और भी बढ़ा दी। अगला क्वेश्चन से, त्रिदलीय संघर्ष केंद्र का केंद्र कौन सा नगर था और क्यों था?
देखिए, त्रिदलीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष की बात की जाए तो त्रिदलीय संघर्ष का केंद्र में जो था कन्नौज नगर हुआ करता था, क्योंकि कन्नौज पर किसका शासन था? कन्नौज पर जिसका शासन था उसका नाम था हर्षवर्धन। कन्नौज पर यशोवर्मन ने कुछ समय तक शासन किया, लेकिन कन्नौज पर जो शासन हर्षवर्धन ने किया ऐसा शासन किसी ने नहीं किया था। और कन्नौज का यशोवर्मन जो था उसने कुछ समय तक जरूर शासन किया था, सत्ता को अपने हथियाए, क्योंकि कन्नौज एक धरातलीय स्तर पर देखें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा था, फसल भी अच्छी होती थी, व्यापार में यानी कि बंदरगाह वगैरह भी थे इसके पास। ऐसे में एक विदेशी व्यापार भी संभव था यहाँ से, सॉरी। साथ ही साथ में आप देखेंगे विदेशी व्यापार के अलावा कन्नौज जो था वो केंद्र हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था कन्नौज अधिकतर राज्यों की। हर्षवर्धन का साम्राज्य था, तो हर्षवर्धन ने काफी कुछ डेवलप कर चुका रखा था, तो उस पर कब्जा पाने के लिए, उसको हथियाने के लिए तमाम सारे शासक, पाल शासक हो, प्रतिहार शासक हो या और भी शासक हो, राष्ट्रकूट शासक हो, सभी लोग जो है लगे रहते थे, सभी लोग युद्ध किया करते थे इसी कन्नौज पर कब्जा करने के लिए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में। जबकि कन्नौज को उत्तर भारत की संप्रभुता का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि यह गंगा यमुना दुआब के उपजाऊ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित था। गंगा यमुना का दुआब मतलब गंगा और यमुना नदियों के बीच का इलाका जो था, दुआब का इलाका, जो कि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ माना जाता है, वहां पर था। इसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के शासक आपस में लड़ रहे थे। तीन शक्तियां कौन थी? त्रिपक्षीय संघर्ष इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बंगाल के पाल वंश में गोपाल, गोपाल में नहीं धर्मपाल युद्ध लड़ रहा था, प्रतिहार वंश के शासक और राष्ट्रकूट वंश के शासक जो थे आपस में लड़ रहे थे। तो ये तीनों लोग जो है, एक तो था पश्चिम बंगाल के आसपास, एक गुजरात कर्नाटक के एरिया का और एक दक्षिण भारत का, ये सब आपस में कन्नौज पर कब्जा पाने के लिए, ठीक है, लगातार आपस में युद्ध कर रहे थे। प्रतिहार राष्ट्रकूट को मारता था, राष्ट्रकूट पाल को, पाल प्रतिहार को, प्रतिहार राष्ट्रकूट को, उस तरीके से आपस में सभी लोग लड़ा करते थे। लगभग 200-250 वर्षों तक युद्ध लगातार संघर्ष चलता रहा। कभी ये, कभी नाव गाड़ी पर, कभी नाव मतलब कि ऐसे होता नहीं, कभी तरबूज जो है उस पर, कभी वो उस पर, इस तरीके से चलता रहा। कभी ये जीते कभी वो हारे, ये उनका थोड़ा सा कब्जा ले, उनका थोड़ा सा कब्जा ले, ऐसे बड़ा लंबा संघर्ष चला, ना कोई विजयी होता ना कोई हारता, ठीक है। इस पर नियंत्रण स्थापित करके स्वयं को उत्तर भारत का सर्वोच्च शासक सिद्ध करना हर एक सत्ता चाहती थी, चाहे पाल हो, चाहे प्रतिहार हो, चाहे राष्ट्रकूट, क्योंकि कन्नौज पर जिसका अधिकार उसका सभी पर अधिकार माना जाता था। जिसके कारण से यह नगर 200 वर्षों तक संघर्ष का केंद्र बना रहा। कौन? कन्नौज, ठीक है। इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, मिहिर भोज किस राजपूत वंश के सबसे प्रतापी शासक थे? देखिए, मिहिर भोज की बात की है तो गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? मिहिर भोज ही थे, जिनका शासनकाल 836 ईस्वी से लेकर के 885 ईस्वी तक रहा। जबकि उन्होंने आदि वाराह की उपाधि भी धारण करी थी। किसने? किसने? मिहिर भोज ने आदि वाराह की उपाधि भी धारण करी। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार बंगाल से लेकर के पंजाब तक किया था और अरब आक्रमणकारियों के विस्तार को प्रभावी ढंग से रोक दिया था। अरब आक्रमणकारियों का आक्रमण जो है विफल कर दिया था। और उत्तरी भारत की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? मिहिर भोज ने भी निभाई थी, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे ये मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 7वां नंबर प्रश्न है, चंदेलों के द्वारा निर्मित सबसे प्रसिद्ध मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो चंदेलों के द्वारा सॉरी, चंदेलों के द्वारा निर्मित सबसे प्रसिद्ध मंदिर, जो मंदिर का जो समूह है वो कहाँ पर स्थापित है? तो चंदेलों के द्वारा निर्मित सबसे प्रसिद्ध मंदिर समूह खजुराहो मंदिर समूह है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। जबकि ये मंदिर नागर शैली में की स्थापत्य कला की उत्कृष्ट उदाहरण है। नागर शैली जो होती है, उत्तर भारत के जितने भी मंदिर बनते हैं वो नागर शैली में बनते हैं, और दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर बनते हैं वो आपके द्रविड़ शैली में बनते हैं। और जो मध्य प्रदेश के आसपास के मंदिर हैं, यानी कि जो अगर इन दोनों शैलियों को मिला लें तो ऐसी शैली जो होती है उसको बोलते हैं बेसर शैली, जिसमें दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों की मंदिर बनाने की स्थापत्य कला की शैली का एक प्रकार से विशेषताओं को शामिल किया जाता है। नागर शैली ने उत्तर भारत की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण आपको खजुराहो मंदिर में देखने को मिल जाएंगे। और अपनी जटिल मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है कौन? खजुराहो के मंदिर। इन मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से चंदेल शासक यशोवर्मन और धंगदेव के शासनकाल में 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में हुआ था, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 8वां नंबर प्रश्न है, कश्मीर के किस शासक ने मारतंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? मारतंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसको जानने से पहले
आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है सभी सब्जेक्ट का तो आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इस नए नंबर पर एसएमएस करेंगे 9984 039 139, इस नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। जैसे इस नंबर पर आप एसएमएस करेंगे, क्या एसएमएस करना है आपको इस नंबर पर? एसएमएस करना बाबू क्या? एसएमएस करना आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर में है, अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम लिख करके इस नंबर पर भेज दीजिएगा। जैसे तरह लिख करके भेजेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी होंगी। ये 100 रुपये फीस में आपको पूरा थर्ड सेमेस्टर का नोट्स मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, ठीक है, हिंदी, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट। इसके अलावा को करिकुलर का भी आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। को करिकुलर का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो भी पीडीएफ आपको को करिकुलर में ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरमेंटल स्टडीज हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन, योगा हो, सभी का मिल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। थर्ड सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट का, मेजर माइनर को करिकुलर का। लेकिन जो बच्चा चाहता है गुरुजी हम थर्ड सेमेस्टर तो उसके पेपर अभी हो जाएंगे, तो थर्ड और फोर्थ एक साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे लिए कुछ फीस कभी रखेंगे? बिल्कुल, आपके लिए 50 रुपए की फीस कम कर दी गई है। वैसे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की दोनों की फीस 200 रुपए होती है, लेकिन 200 रुपए आपके लिए ना लग करके केवल 150 रुपए फीस रखी गई है। तो अगर आप थर्ड और फोर्थ का एक साथ जुड़ेंगे तो आपकी फीस कितनी रखी गई? मात्र 150 रुपए रखी गई है। जो बच्चे जुड़ेंगे थर्ड और फोर्थ का इकट्ठा, उनके लिए 150 रुपए फीस है। तुरंत एसएमएस करें, देर ना करें। इसमें सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करें। मात्र 150 रुपए में थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। फोर्थ सेमेस्टर की सभी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा, लाइव क्लास वाली, वहां पर सभी सब्जेक्ट आपको मिलेगी। ठीक है, ग्रुप क्लास जब चलेगी तो उसकी पूरी लिंक मिलती रहेगी और एक आराम से आप चीजों को देख पाएंगे। ठीक है, तो अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम लेकर के भेज दीजिएगा। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो कश्मीर के किस शासक ने मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कश्मीर के कारकोट वंश के प्रतापी शासक थे ललितादित्य मुक्तापीठ। ठीक है, उन्होंने प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। सबसे प्रतापी शासक है ललितादित्य मुक्तापीठ, जबकि यह शासक अपनी सैन्य विजयों के लिए प्रसिद्ध था, जिसने मध्य एशिया तक अपनी शक्ति का विस्तार भी किया था। किसने? ललितादित्य मुक्तापीठ ने। यह मंदिर कश्मीर की गंधार शैली और स्थानीय स्थापत्य कला के मिश्रण को दर्शाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किनके बीच में हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था किनके बीच में हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, दोनों युद्ध जो थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जो चहमान वंश के शासक थे। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में और प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। ठीक है, लड़ा गया था। जबकि यह युद्ध अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय और तुर्की आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में गौरी ने विजय प्राप्त की और यह भारत में तुर्की साम्राज्य की नींव रखने वाला एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इससे पहले 1191 ईस्वी में ये जो है बुरी तरीके से मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान साहब ने। मोहम्मद गौरी एकदम से पराजित हो चुका था। इसको एक खिलजी सैनिक लेकर के भाग गया, नहीं तो इसका खून बहने से मृत्यु हो गई होती। तो इस तरीके से 1 साल के बाद फिर से आता युद्ध लड़ने के लिए और फिर 1192 में पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी? देखिए, भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, यानी 1192 ईस्वी के बाद में पड़ी। जबकि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गौरी ने विजित क्षेत्रों का कार्यभार अपने योग्य गुलाम सेनापति जो उसका था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था अपना जो है कार्यभार, और यहाँ से चला गया था। गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो जाती है और जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तुरंत जो है यहाँ पर शासन भाग करने के लिए थोड़ा सा होता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया जैसे मृत्यु होती है मोहम्मद गौरी की, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? मोहम्मद गौरी को जाता है, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। और इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक गुलाम था, उसका नाम था इल्तुतमिश। उस इल्तुतमिश ने एक वास्तविक स्थापना करी इसकी गुलाम वंश की या दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, इसके बाद में उसके बारे में आपको बाद में पढ़ना है, तो बस यहीं तक आपको पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको इससे आगे तक नहीं पढ़ना है, यहीं तक आपको पढ़ना होता है, इससे आगे आपको इतिहास नहीं पढ़ना होता। यहीं तक आपकी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाती है, इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है। अब खंडबा की तो यहीं तक आपने पढ़ लिया। अब खंडबा की बात करें, लघु उत्तरीय प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो 6 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लघु उत्तरीय से हम देखेंगे। देखिए, उत्तर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर हर्ष वाला क्या होता है?
हर्षवर्धन के बाद, उसी को उत्तर हर्षवर्धन काल कहते हैं, यानी हर्षवर्धन के काल के बाद। तो हर्षवर्धन उत्तर हर्ष काल में सामंतवाद के उदय पर प्रकाश डालिए। देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में सामंतवाद का तीव्र उदय हुआ, जबकि यह काल की राजनीतिक अस्थिरता का मुख्य कारण था। क्योंकि राजनीतिक स्थिरता फैली हुई थी, कोई राजा महाराजा सब ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे, कोई किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता था। राजा अपनी सैन्य और प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए सामंतों पर डिपेंड हो गए थे, जबकि इसके बदले में राजा उन्हें बड़े भूभाग या प्रशासनिक अधिकार भी देते थे, किसको, सामंतों को। अब सामंत यहाँ पर जो थे वो बड़े पावरफुल होते गए, सामंतों ने धीरे धीरे करके आम जनता का खून चूसना शुरू कर दिया, ये सब चीजें हुई इसमें। इस व्यवस्था के कारण सामंत धीरे धीरे शक्तिशाली होते गए और उन्होंने अपने क्षेत्रों में लगभग स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया, जबकि केंद्रीय सत्ता कमजोर होती गई और छोटे छोटे क्षेत्रीय राज बन चुके थे, जिससे देश की एकता खंडित हो गई थी और वह विदेशी आक्रमणों के प्रति संवेदनशील हो गया था मुद्दा। तो कहीं ना कहीं पे जब सामंत जो थे उनको ज्यादा धन दौलत मिल गई, ज्यादा जमीनें मिल गई, तो अपने आप को एक राजा के रूप में मानने लगे। अब धीरे धीरे करके मानने लगे, 150 साल बाद, 10 साल 20 साल बाद क्या करने लगे, फिर उसको अपने आप को राजा घोषित कर देते थे। ठीक है, और इस तरीके से छोटे छोटे राज्य बन गए, ना किसी का कोई सहायता करता था, ना किसी की कोई मदद करता था, आपस में ही लड़ा करते थे कि भाई इस सामंत को मार दो, अपना एक शासक इतना जमीन छका लो। ऐसे करके पूरी व्यवस्था चल रही थी। ऐसे में हुआ क्या, विदेशी आक्रमणकारी आते रहे, आक्रमण किए थे, करते रहे और सफल हो गए। दूसरा प्रश्न, साहित्यिक स्रोत के रूप में कल्हड़ की राजतरंगणी के महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए, कल्हड़ के द्वारा 12वीं शताब्दी में रचित राजतरंगणी को भारतीय इतिहास का पहला वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, जबकि इसका महत्व इसलिए है क्योंकि कल्हड़ ने इसमें केवल घटनाओं का वर्णन नहीं किया, बल्कि कालक्रम और निष्पक्षता दोनों की बात करी। एक तो सट से, यानी कौन से राजा कब आएंगे उसको लिखा, और निष्पक्षता के साथ लिखा, किसी की बड़ाई बुराई नहीं करी, तो इनके निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करने का प्रयास किया। यह ग्रंथ कश्मीर के प्राचीन काल से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का जो क्रमबद्ध राजाओं का विवरण है कि इसके बाद कौन से राजा आए, उसका इतिहास प्रस्तुत करता है कल्हड़ की राजतरंगणी। जबकि यह उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों, जैसे कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी कश्मीर के उस समय, राजस्व प्रणाली कैसी थी, टैक्स वगैरह कैसे लिए जाते थे, इस पर भी विश्वसनीय प्रकाश डालता है। तो कल्हड़ की राजतरंगणी निर्विवाद रूप से इतिहास की, मतलब ऐसी पुस्तक है जो कि साहित्यिक स्रोतों में सबसे अग्रणी मानी जाती है और सबसे ऐतिहासिक मानी जाती है, पहली ऐसी पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न पाल शासकों के धार्मिक योगदानों की विवेचना कीजिए। पाल शासक, देखिए, पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, विशेष करके ब्रजयान शाखा को। ठीक है, बौद्ध धर्म दो शाखा, ब्रजयान और हीनयान शाखा। तो ब्रजयान शाखा को अपनाया था किसने, बंगाल के पाल वंश। तो राजधर्म भी बनाया था बौद्ध धर्म को, और उसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, जबकि वे अन्य धर्मों जैसे हिंदू धर्म के प्रति भी सहिष्णु थे, यानी हिंदू धर्म को भी माना करते थे। पाल शासक धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला महाविहार की स्थापना भी करवाई थी, जबकि यह नालंदा विश्वविद्यालय के बाद शिक्षा का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बना। कौन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला महाविहार जो था, नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद में दूसरा सबसे बड़ा महाविद्यालय, मतलब यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त देवपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया, जबकि इन शासकों ने बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया और उन्हें तिब्बत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में धर्म प्रचार के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे बंगाल और बिहार ज्ञान और संस्कृति के केंद्र बन गए। और आप देखते हैं बिहार और बंगाल आज भी जो है विद्वता में आगे बढ़े रहे। ठीक है, आगे देखेंगे, चालुक्य वंश यानी सोलंकी वंश के सबसे प्रतापी शासक भीमदेव प्रथम की उपलब्धियों को बताइए। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक भीमदेव प्रथम की उपलब्धियों के बारे में बताएं। देखिए, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासकों में भीमदेव प्रथम 1022 से लेकर के 1064 ईस्वी तक शासन करते हैं, जबकि यह गुजरात के सोलंकियों का एक शक्तिशाली शासक था। कौन, भीमदेव प्रथम। उनकी सबसे महत्वपूर्ण घटना है 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के द्वारा जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। उस आक्रमण के समय इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो है व्यवस्था यहीं पर थी, जबकि वह आक्रमण मजबूती से मुकाबला नहीं कर पाए थे। हालांकि उन्होंने बाद में अपनी शक्ति को मजबूत किया और गुजरात पर शांति और समृद्धि स्थापित करने का काम किया था भीम प्रथम ने।
भले ही इससे थोड़ा सा मंदिर का रक्षा करने में पीछे हट गए, मतलब कि नहीं कर पाए हो, लेकिन बहुत सारा काम किया उन्होंने। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण दोबारा जब लूट ले गया, उसके बाद पुनर्निर्माण करवाया मंदिर का। जबकि उनकी पत्नी रानी उदयमती ने प्रसिद्ध रानी की बाब यानी सीढ़ीदार कुआं का निर्माण भी करवाया था, जो स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना था उस समय। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पांचवा प्रश्न है, अरबों के सिंध विजय 712 ईस्वी में उसका क्या कारण था और परिणामों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। 712 ईस्वी में एक सिंध था, सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध के राजा उस समय थे राजा दाहिर, और सिंध का यात्री मतलब वहां का अरब का यात्री था, उसका नाम था जो है क्या नाम था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था वही आया था, उसने ही आक्रमण किया था, और उसने आक्रमण किया और इस तरीके से हम पराजित हो गए, दाहिर पराजित हो गए थे। तो सिंध पर पहला आक्रमण जो था अरबों ने किया था, और यही मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था 712 ईस्वी में। सिंध पर अरबों के आक्रमण का तत्कालिक कारण श्रीलंका से आ रहे अरबी जहाजों को समुद्री लुटेरों के द्वारा लूटा जाना था। ठीक है, अरब लोग क्यों आक्रमण कर रहे थे? क्योंकि अरबी जहाजों को समुद्री लुटेरों के द्वारा लूटा जाना था, ठीक है, श्रीलंका से आ रहे, जिसके लिए शासक अल हजाज ने सिंध के राजा दाहिर को दोषी ठहराया। राजा दाहिर की वजह से ही ऐसा होता है। जबकि मुख्य कारण था साम्राज्य विस्तार और भारत के धन की लालसा। धन की, जो भारत में धन था उसको लूटने के लिए जो है इसने अपना जो है चलाया अल हजाज ने। लेकिन क्या हुआ, एक कारण क्या बताया कि आप जो है हमारे जहाजों को समुद्र में लुटवाना चाहते हैं, श्रीलंका से जो हमारे जहाज आ रहे हैं, इसीलिए जो है हम आप पर आक्रमण कर रहे हैं, यानी हम अब वो जो है आक्रमण करने के लिए आया। परिणाम यह हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का अस्थायी शासन स्थापित किया। जबकि इस विजय के बावजूद अरब भारत के आंतरिक क्षेत्रों में विस्तार करने में सफल नहीं हो पाए। भले ही दाहिर पराजित हो गए हो सिंध पर, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि और शासक थे, उन लोगों ने इनको पछाड़ दिया। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर प्रश्न है, कश्मीर के उत्पल वंश की प्रसिद्ध रानी दिद्दा का योगदान क्या था, इसके बारे में बताएं। तो रानी दिद्दा कश्मीर के उत्पल वंश की एक असाधारण और शक्तिशाली महिला शासक थी, जिन्होंने 10वीं शताब्दी में शासन किया। जबकि वह अपने पति और पुत्रों की मृत्यु के बाद लगभग 50 वर्षों तक अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में रहीं। उन्हें एक कुशल प्रशासक और कूटनीतिज्ञ माना जाता है, जबकि उन्होंने विद्रोहों को सफलतापूर्वक कुचला और कश्मीर को अस्थिरता से बचाया। दिद्दा ने, हालांकि वह महत्वाकांक्षी थी, पर उन्होंने अपने शासनकाल में कई मंदिरों और परोपकारी काम भी किए। जबकि उनकी मृत्यु के बाद ही लोहार वंश की स्थापना हुई थी। उत्पल वंश के बाद में फिर कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना होती है। ये थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके मैंने आपको बताए, सॉरी लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न थे। अब आपके आ चुके हैं कौन से प्रश्न भैया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला आने वाली है, उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है आपको, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। चले, यहाँ पर भी हम 6 प्रश्नों को देखेंगे, 4 क्वेश्चन ऐसे लिखे हुए हैं, 6 प्रश्न देखेंगे, और ये थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन होंगे। चले, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। चलिए, राजपूतों की उत्पत्ति एक विवादास्पद विषय है। इस पर कई विद्वानों ने खंडन किया, कई विद्वानों ने मंडन किया, यानी किसी ने समर्थन किया तो किसी ने विरोध किया। इसके संबंध में इतिहासकारों ने कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के। मैंने एक सिद्धांत बताया था जो चंद्रबरदाई की पुस्तक में था, कि राजपूत और प्रतिहार और जो है ये शासक क्या नाम है, कौन से चाहमान वंश के शासक हैं, इन सभी की उत्पत्ति जो है यज्ञ कुंड से, अग्नि कुंड से हुई है, ऐसा पृथ्वीराज रासो की पुस्तक, पृथ्वीराज रासो नाम की पुस्तक जिसको चंद्रबरदाई ने लिखा है, उसमें है। ठीक है, कि चार लोगों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे वशिष्ठ जी, उन्होंने उत्पत्ति करी थी अपनी रक्षा के लिए। तो पहला सिद्धांत है भैया विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत लिखेंगे। कर्नल टाड और B.A. स्मिथ एक अच्छे इतिहासकार हैं दोनों। जैसे विद्वानों ने
यह सिद्धांत दिया कि राजपूत विदेशी जातियों, खास करके शक जो आए थे भारत में आक्रमण किए थे, विदेशी थे शक, हूण, कुषाण, ये सब विदेशी जो है आक्रमणकारी हैं जो भारत पर आक्रमण किए। ये कहते हैं कर्नल टाड और बी ए स्मिथ कि शक, हूण और कुषाण के आक्रमण की वजह से ये जो है आक्रमण हुआ भारत पर, और उन्हीं के वंशज जो हैं ये क्षत्रिय कहलाए या फिर राजपूत कहलाए, जो भारत में आकर के बस गए, शक, हूण और कुषाण। जबकि इस सिद्धांत का आधार राजपूतों और इन विदेशी जातियों के रीति रिवाजों, जैसे कि अश्व की पूजा यानी कि घोड़े की पूजा करना, अग्नि की पूजा करना, इसमें पाई गई समानता है। यानी केवल पूजा करना है, इनकी जो संस्कृतियां हैं एक जैसी मिलती थी, ऐसे इसलिए कह दिया गया कि ये विदेशी जाति है। ये एक मान्य नहीं है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, लेकिन ये स्मिथ और कर्नल टाड जैसे इतिहासकारों ने इसको माना। तो कई सारे सिद्धांत हैं, इसीलिए आपके कई सारे सिद्धांत पूछे जाते हैं। दूसरा सिद्धांत है भैया अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड के सिद्धांत की बात की जाए, यह सिद्धांत चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो पर आधारित है। पृथ्वीराज रासो नाम का एक ग्रंथ है, वीर गाथा काल हिंदी साहित्य में भी आपको ये पढ़ने को मिलता है। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो पर आधारित है, जबकि इसके अनुसार 4 प्रमुख राजपूत वंश, खास करके परमार वंश की उत्पत्ति, प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान चहमान वंश और चालुक्य वंश, इन चारों की उत्पत्ति जो हुई है ये अग्निकुंड से हुई है। माउंट आबू पर पर्वत पर वशिष्ठ मुनि के यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए थे। यह सिद्धांत उनकी पवित्रता और क्षत्रिय दर्जे को स्थापित करने के लिए दिया गया था। ठीक है, वशिष्ठ जी ने अपनी रक्षा करने के लिए इन लोगों को बनाया था। ठीक है, तो परमार, प्रतिहार और चालुक्य इनकी उत्पत्ति हुई, और बाद में चहमान वंश के शासकों की उत्पत्ति इसी वशिष्ठ जी ने करी थी। तीसरा सिद्धांत है ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत। डॉक्टर डी आर भंडारकर ने यह सिद्धांत दिया कि कुछ राजपूत वंश, जैसे कि गढ़वाल वंश और चौहान वंश के जो शासक हैं, गढ़वाल वंश के शासक क्षत्रिय और चौहान वंश के जो राजपूत है वो ब्राह्मणों के वंशज थे, यानी ब्राह्मण से उत्पत्ति हुई लोगों की। जबकि वे इसका प्रमाण कुछ शिलालेखों और वंशावलियों से देते हैं, जो कि पहले वंशावली इनकी कैसी थी, ब्राह्मणों की थी, उन्हीं ब्राह्मणों से फिर ये क्षत्रिय में कन्वर्ट हो गए। इस तरीके से जो है बताते हैं भंडारकर साहब, बी आर भंडारकर। ठीक है, इस तरीके से ये सिद्धांत है आपका ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत, कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई गढ़वाल और चौहान वंश के क्षत्रिय। प्राचीन क्षत्रिय उत्पत्ति का सिद्धांत, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और सी बी वैद्य जैसे भारतीय इतिहासकारों ने यह मत दिया कि राजपूत जो थे वो प्राचीन सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों के वंशज थे। प्राचीन में सूर्यवंशी से भगवान राम सूर्यवंश के क्षत्रिय हैं। चंद्रवंश क्षत्रियों में कौन आते हैं, जैसे कि आप देखते हैं अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये सब चंद्रवंशी, कौरव, ये सब चंद्रवंशी शासक हैं। और सूर्यवंश के शासक कौन, जो राजा राम जी थे, जैसे आज रघु, ठीक है, ये सब। तो इसके, जबकि ये वे विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को नकारते हैं सीधे सीधे, कौन, हीराचंद ओझा साहब और सी बी वैद्य जी। गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, सी बी वैद्य, इन लोगों ने विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को जो है नकार दिया, कहा कि विदेशियों से क्षत्रियों की उत्पत्ति नहीं हुई है, कि भाई विदेश से शक, हूण, कुषाण आए और इन्हीं की ये उनके वंशज है, नहीं। और इसे ही सबसे अधिक मानते हैं कि भाई यही सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जो क्षत्रिय, प्राचीन क्षत्रिय, चंद्रवंश के क्षत्रिय और सूर्यवंश के क्षत्रिय, इन्हीं से जो है राजपूतों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तमाम सिद्धांत जो है बताए गए। क्लियर, जिसको आपने पढ़ा। सभी इसको पढ़ने के बाद में निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बाबू, कह सकते हैं कि अधिकांश आधुनिक इतिहासकार अब यह मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति किसी एक कारण से नहीं हुई, जबकि वे विभिन्न जातियों और वंशों के मेल से बने थे, जिन्हें मध्यकाल में एक सामाजिक राजनीतिक वर्ग के रूप में मान्यता करके मिल जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्षत्रियों की उत्पत्ति या राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में तमाम सारे सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन सुधीर गुत्तिये का, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष की अगर बात की जाए, यानी जिसको आप त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं,
पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों के बीच में हुआ था। इसका क्या कारण रहा, प्रमुख चरण इसके बताएं और इसका क्या परिणाम निकला, विस्तृत समीक्षा कीजिए इस प्रश्न पर। बढ़िया प्रश्न है, यह प्रश्न हमेशा आएगा। देखेंगे, कन्नौज पर आधिपत्य के लिए लगभग 200 वर्षों तक पाल वंश के शासकों के बीच में, प्रतिहार वंश के शासकों के बीच में और राष्ट्रकूट शासकों के बीच में, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट शक्तियों के बीच चले संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, जो कि कन्नौज पर अपना अस्थायी आधिपत्य जमाने के लिए ये तीनों आपस में लगातार संघर्ष करते रहे। 200 वर्षों तक का इतिहास इसी त्रिपक्षीय संघर्ष में जूझता रहा। 647 ईस्वी के बाद से ही, जहां पर कन्नौज पर हर्षवर्धन का छत्र जो था वो समाप्त हुआ, उसके बाद से लगातार पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों के बीच में तमाम प्रकार के युद्ध लड़े गए। संघर्ष का कारण लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संघर्ष का कारण। देखिए, इस संघर्ष का मूल कारण कन्नौज नगर था और उस कन्नौज नगर पर कंट्रोल पाना, नियंत्रण पाना या नियंत्रण स्थापित करना का उद्देश्य पाल भी रखते थे, प्रतिहार भी और राष्ट्रकूट के शासक भी। जबकि कन्नौज आर्थिक और राजनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण था कि उस पर अधिकार उत्तरी भारत की संप्रभुता का प्रतीक माना जाता था। अगर आपने कन्नौज को अपने कब्जे में ले लिया उस समय, तो आप समझिए कि आप एक बड़े शासक माने जाते हैं। और पूरे उत्तर भारत में चलती किसकी थी, कन्नौज की ही। तो ये कन्नौज से ही आप देखते हैं व्यापार होता था, विदेशी व्यापार की बात हो या उपजाऊ भूमि जो थी कन्नौज के पास ही थी, उसी गंगा यमुना के बीच का इलाका द्वाब क्षेत्र, ये इसी के इलाकों में था। इसीलिए इस पर आक्रमण या इसको हथियाने के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट हमेशा जो है आगे आया करते थे। तीनों शक्तियां अपनी अपनी सीमाओं का विस्तार करके इस क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी, यानी इस पर कब्जा करना चाहती थी। इसी वजह से ये संघर्ष हुआ, 200 वर्षों वाला संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष इतिहास। इसके कई चरण रहे। पहला चरण प्रथम चरण 8वीं सदी, जब जो है हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो प्रतिहार शासक वत्सराज ने पालों को पराजित कर दिया, यानी कि पाल वंश के शासकों को पराजित कर दिया। किसने? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज ने। जबकि उसे बाद में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित कर दिया। किसको? वत्सराज को। राष्ट्रकूट शासक थे ध्रुव धारावर्ष। इस ध्रुव ने, देखिए, पाल वंश के शासक को पराजित किया किसने? वत्सराज ने। अब वत्सराज को पराजित कर दिया ध्रुव धारावर्ष ने, जिससे राष्ट्रकूटों ने इस संघर्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जैसे ही दर्ज कराई तुरंत जीत गया ध्रुव। फिर इसका आता है तो 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासकों का विजय हुआ। द्वितीय चरण में क्या हुआ? 9वीं शताब्दी में 801 के बाद पाल शासक धर्मपाल आता है और देवपाल, उसने अस्थायी रूप से कन्नौज पर अधिकार भी कर लिया। मतलब जब अस्थायी नहीं रहा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अधिकार कर लिया। जबकि अंततः क्या हुआ? प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने पालों को पराजित किया। कन्नौज पर स्थानीय नियंत्रण, जो अस्थायी नियंत्रण था, उस किसने कर लिया? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक नागभट्ट द्वितीय। ये नागभट्ट द्वितीय वही है जिसने हर्षवर्धन जैसे महान प्रतापी शासक को भी पराजित कर दिया था। ऐसे में नागभट्ट द्वितीय जो था बहुत ही प्रतापी शासक था, और जब हर्षवर्धन नहीं जीता तो ये आम जो है जनता कहाँ से जीतती, मतलब आम शासक कैसे जीतते। तीसरा चरण इसका जो रहा वो था 9वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी। प्रतिहार शासक मिहिर भोज आया उसके बाद में, और महेंद्र पाल, इसके अधीन प्रतिहारों ने कन्नौज पर अपना प्रभुत्व फिर से बनाए रखा। जबकि इस दौरान राष्ट्रकूट शासकों ने कई बार उत्तर भारत पर आक्रमण किया, लेकिन अस्थायी नियंत्रण राष्ट्रकूट शासक नहीं कर पाए। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था? मिहिर भोज और महेंद्र पाल, इसने भी काम किया। नागभट्ट द्वितीय ने पालों को पराजित किया, प्रतिहार वंश का शासक था नागभट्ट द्वितीय। तो प्रतिहार वंश के शासकों ने काफी कुछ तक पराजित किया इन लोगों को, और प्रतिहार वंश के शासकों ने काफी कुछ किया। ठीक है, हालांकि कभी पाल, कभी प्रतिहार और कभी राष्ट्रकूट के शासकों ने कन्नौज पर अपना अधिकार जमाया, कोई अस्थायी तो कोई अस्थायी। इसका परिणाम या महत्व ये निकला, प्रतिहारों की सफलता हुई। यहाँ पर अंततः यह संघर्ष गुर्जर प्रतिहारों के पक्ष में समाप्त हुआ, और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, चाहे वो नागभट्ट द्वितीय हो, मिहिर भोज हो या फिर महेंद्र पाल प्रथम हो, इन लोगों ने एक प्रकार से कन्नौज को हथिया लिया, जिन्होंने लगभग 100 वर्षों तक कन्नौज पर शासन भी किया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में आप देखते हैं 200 वर्षों का संघर्ष हुआ, उसके बाद में फिर अंततः गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने विजय प्राप्त करी और त्रिपक्षीय संघर्ष समाप्त हुआ। शक्ति का ह्रास,
इस लंबे और थकाऊ संघर्ष ने तीनों शक्तियों को सैन्य और आर्थिक रूप से अत्यधिक कमजोर कर दिया। जबकि राष्ट्रकूटों को बार बार उत्तर से दक्षिण जाने के कारण अधिक नुकसान हुआ, तो राष्ट्रकूट शासकों का बहुत नुकसान हुआ इससे। विदेशी आक्रमणों का मार्ग इससे क्या हुआ, प्रशस्त हो चुका था। विदेशी आक्रमणकारी जो थे इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। ये लोग आपस में बड़ी बड़ी शक्तियां, गुर्जर, प्रतिहार वंश, पाल वंश, और ये आपस में लड़ रहे थे। अब जो छोटी मोटी शक्तियां थी उनको पराजित करके जो विदेशी शासक थे वो अपना विजय प्राप्त कर रहे थे। इस संघर्ष के कारण से भारत की समेकित सैन्य शक्ति क्षीण हो चुकी थी। जबकि इसी कमजोरी का लाभ उठा करके 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी में तुर्की आक्रमणकारियों ने आसानी से भारत में प्रवेश ले लिया और भारत की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न, महमूद गजनबी के आक्रमणों के उद्देश्य क्या थे और भारत पर उनके प्रभावों का क्या मूल्यांकन कीजिए। यानी उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत पर आने का, भारत उसका आक्रमण का। क्योंकि महमूद गजनबी जो था इसने जो है काफी आक्रमण किया है भारत पर। 17 बार आक्रमण किया है महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी 998 से लेकर के 1030 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। लेकिन उसके आक्रमणों के उद्देश्य मोहम्मद गौरी से बिल्कुल भिन्न थे। ठीक है, ये एक लुटेरा था। महमूद गजनबी केवल लूटने के उद्देश्य से आया था, कोई सत्ता स्थापित करने के दृष्टिकोण से नहीं आया था। इसके आक्रमणों के उद्देश्य भिन्न थे, जैसे कि धन की लालसा। ये भारत से धन लूटना चाहता था महमूद गजनबी। गजनबी का सर्वप्रमुख उद्देश्य था कि भारत के मंदिरों और समृद्ध नगरों से अपार धन लूटा जाए, जबकि वह इस धन का उपयोग अपने मध्य एशिया साम्राज्य और सैन्य अभियानों को मजबूत करने के लिए करता था। भारत से धन लूट करके ले जाता था और अपने जहां पर अरब में या मध्य एशिया में वो एक प्रकार से अपना आशियाना बनाता था, वहां पर जो है अपने इलाकों को डेवलप करता था। मूर्ति भंजक के रूप में प्रसिद्धि उसको मिलती है। वह स्वयं को इस्लामी दुनिया में एक धार्मिक नायक यानी मूर्ति भंजक या व्रत सिकन के रूप में स्थापित करना चाहता था। जबकि सोमनाथ मंदिर पर उसका आक्रमण इसी उद्देश्य से प्रेरित था कि भाई यहाँ की मूर्तियों को तोड़ दिया जाए, मंदिरों को तोड़ दिया जाए। और विदेशी आक्रमणकारी ने हमेशा से भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का ही काम किया। साम्राज्य का विस्तार नहीं, ये साम्राज्य का विस्तार नहीं चाहता था। ये बस ये केवल जो है राजाओं को पराजित करके उस एरिया के जितने भी धर्मता वाले इलाके होते थे उनको लूट लेता था। उसने भारत में अस्थायी साम्राज्य स्थापित करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि उसका ध्यान केवल पंजाब तक ही सीमित रहा, जिससे वह अपनी राजधानी गजनी की रक्षा के लिए सुरक्षित रखना चाहता था कि पंजाब जो है उसको अगर हम सुरक्षित रख लेंगे तो 5 नदियों का इलाका है, उपजाऊ इलाका है, अगर वो हमारे हाथों में है तो भारत को मुझे लेने की कोई जरूरत नहीं, पंजाब ही कब्जा ले। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा मोहम्मद गजनबी का? कि आर्थिक और सांस्कृतिक विनाश हुआ भारत का। उसके आक्रमण क्या थे, विनाशकारी थे। चाहे वो अर्थतंत्र को बेकार कर दिया और चाहे मंदिरों को तोड़ करके संस्कृति को विनष्ट करने का काम किया। जबकि उसने मथुरा, कन्नौज और विशेष करके सोमनाथ मंदिर जैसे प्रसिद्ध मंदिरों और नगरों को लूट लिया और नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय कला को भारी क्षति पहुंची, भारी नुकसान हुआ भारत को। ठीक है, इसकी वजह से राजनीतिक विखंडन की पुष्टि भी होती है इसकी वजह से। गजनबी के सफल आक्रमणों ने राजपूत राजाओं की सैन्य अक्षमता और आपसी एकता की कमी को उजागर कर दिया। जो राजपूत शासक कभी रिमझिम भाला बरसे वह मैदान के बीच मझाए की गाथाएं गाया करते थे। वीरता के किस्से इनके कवि लोग जो थे वो कहते हुए नहीं थकते थे। वो राजा अब एकदम से उनकी जो है खुल चुका है, उनकी पोल खुल चुकी है कि वो लोग आपस में ही लड़ने के लिए तीर मतलब आपस में लड़ते हुए ही जो है अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। और जब विदेशी आक्रमणकारी आते तो उनकी सैन्य शक्ति जो है एकदम कमजोर पड़ जाती है। आपसी एकता की कमी को उजागर कर दिया, जबकि इससे यह सिद्ध हो गया कि भारत विदेशी आक्रमणों के लिए असुरक्षित है। और विदेशों की अगर चूंकि आपस में आप एकता नहीं रखते हो तो आप पर आक्रमण होगा, आप हार ही जाओगे। जो आपका साथी आपका साथ नहीं दे रहा है, वो पोल बता रहा है उसको, तो क्या करोगे, आप हार ही जाओगे। इस्लामी संस्कृति का प्रवेश हुआ। भले ही वह अस्थायी रूप से नहीं रुका हम महमूद गजनबी, लेकिन पंजाब पर उसके अधिकार ने भारत में इस्लामी संस्कृति के प्रवेश का मार्ग खोल दिया। जबकि उसके साथ अलबरूनी जैसा विद्वान भी आया था, जिसने भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया और तमाम प्रकार की चीजों को यहाँ से अध्ययन करके उसको अपनी भाषा में प्रकाशित भी किया अलबरूनी ने। चौथा प्रश्न आ चुका है, कन्नौज के गढ़वाल और अजमेर के चौहान शासकों के बीच संघर्ष का वर्णन करते हुए पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपलब्धियां बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है।
कन्नौज के गढ़वाल और अजमेर के चौहान शासकों के बीच में क्या संघर्ष था, उसके बारे में बताएं। और पृथ्वीराज चौहान के उपलब्धियां क्या क्या रही हैं। देखिए, 12वीं शताब्दी में गढ़वाल और चौहान राजपूत उत्तर भारत की दो प्रमुख शक्तियां थीं, जिनके बीच प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तीव्र संघर्ष चलता रहा। संघर्ष के कई कारण थे। दोनों शक्तियां गंगा यमुना दुआब क्षेत्र और कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी, चाहे वो गढ़वाल वंश के लोग हों, चाहे वो चौहान वंश के लोग हों। जबकि चौहानों की राजधानी अजमेर हुआ करती थी और गढ़वालों की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। और लेकिन वे कन्नौज को प्राप्त करना चाहते थे। कुछ लोग जो है गंगा यमुना का दुआब क्षेत्र स्थापित करना जो है उसको अपना बनाना चाहते थे। इन दोनों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदता और विवाह संबंधों में तनाव भी संघर्ष का कारण बना। गढ़वाल वंश की राजकुमारी थी संयोगिता, उनका हरण कर लिया था पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के शासक। ये एक ज्वलंत मुद्दा बना और इसकी वजह से दोनों में संघर्ष और बढ़ता रहा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 ईस्वी से लेकर के 1192 ईस्वी तक शासनकाल जो रहा, इन्हीं का रहा। पृथ्वीराज चौहान के नाम से मशहूर है ये। इन्हीं की रचना है, इन्हीं के बारे में रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो बेसिकली उसके नायक जो है पृथ्वीराज चौहान ही। इस काल के सबसे प्रतापी और वीरतम शासक थे। शब्द वेदी बाण चलाना भी जानते थे। ठीक है। सैन्य विजय, उन्होंने भंडानकों को पराजित किया और चंदेलों के विरुद्ध सफल अभियान चलाया, जबकि उन्होंने अपनी सीमाएं गुजरात और बुंदेलखंड तक भी फैलाई, विस्तृत करी। गढ़वालों से इनके जो संबंध थे, पृथ्वीराज चौहान और गढ़वाल शासक जयचंद के बीच संबंध अत्यंत शत्रुतापूर्ण थे। किंवदंतियों के अनुसार पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था, जिससे इस शत्रुता को चरम पर पहुंचा दिया था। जबकि इसी शत्रुता की वजह से जयचंद ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया, और इसलिए आप देखते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का अगर जयचंद साथ दे देता तो शायद पृथ्वीराज चौहान जीत गए होते और मोहम्मद गौरी का किस्सा खत्म हो गया होता। आज भारत की दशा कुछ और होती, लेकिन यही जयचंद साथ नहीं देता है। इसीलिए जयचंद को लेकर के काफी इतिहासकारों ने अलग तरीके से लिखा है। तराइन का युद्ध, उन्होंने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से पराजित किया, जबकि 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में वह पराजित हो गए। कौन? मोहम्मद गौरी से कौन पराजित हुआ? पृथ्वीराज चौहान, और मारे जाते हैं। इस तरीके से यहीं से मुस्लिम सत्ता जो है एकदम से हावी हो जाती है और दिल्ली का पूरा इलाका जो है वो कहीं ना कहीं पे मोहम्मद गौरी के कब्जे में आ जाता है। परिणाम स्वरूप इसके यह हुआ कि इन दोनों शक्तियों का आपसी संघर्ष भारत के लिए घातक सिद्ध हो गया। जबकि यदि वे एकजुट होते तो मोहम्मद गौरी को पराजित करना संभव हो पाता। अगर जयचंद भी थोड़ा साथ दे देता तो कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी की हिम्मत, चूंकि मोहम्मद गौरी को एक बार पराजित कर चुका था पृथ्वीराज चौहान, भाग गया था युद्ध छोड़ करके। उनकी हार ने भारत में तुर्की शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया और दिल्ली सल्तनत की नींव की एक बुनियाद कहीं ना कहीं पे यहीं से पड़नी शुरू हो चुकी थी। और इस तरीके से आज का जो भारत है ये यहीं पर आप देखते हैं, अगर थोड़ा नहीं होता, ये लोग नहीं जीतते तो आज का भारत अलग होता। आगे देखेंगे, सम्राट हर्षवर्धन के प्रशासनिक संगठन और सांस्कृतिक योगदानों का विस्तृत वर्णन कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे तमाम प्रश्न आपके पूछे जाते रहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम्राट हर्षवर्धन 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक का समय काल हर्षवर्धन का समय काल है। उत्तर भारत के अंतिम महान सम्राटों में से एक थे ये। जबकि उनके शासनकाल की प्रमुख विशेषताएं उनके कुशल प्रशासन और साहित्य तथा धर्म के प्रति उनके संरक्षण में निहित है। बहुत ही विद्वान आदमी भी थे, कुशल प्रशासक भी थे, एक अच्छे योद्धा भी थे। हर्षवर्धन का प्रशासनिक संगठन कैसा था? केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत प्रशासन था इनका। हर्ष का शासन केंद्रीकृत भी था, जहां सम्राट स्वयं प्रशासन का प्रमुख हुआ करता था। सम्राट तो प्रमुख है, लेकिन सामंतों और छोटे छोटे राजाओं के भी मुखिया यही हुआ करते थे, हर्षवर्धन। सामंत और छोटे राजाओं के कारण इनमें विकेंद्रीकरण के तत्व भी मौजूद थे। विकेंद्रीकरण के
जिन्हें हर्ष के प्रति वफादारी निभानी होती थी, और जो छोटे छोटे राजा थे या सामंत हुआ करते थे अपने इलाके की देखभाल किया करते थे और टैक्स भी दिया करते थे ले जाकर के हर्षवर्धन को कुछ भी। हर्षवर्धन संयुक्त रूप से सभी राजाओं की रक्षा किया करते थे और उत्तर भारत पर एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में हर्षवर्धन रहा करते थे। विदेशी आक्रमणों से रक्षा किया करते थे। सब कुछ जो है हर्षवर्धन साहब किया करते थे। मंत्री परिषद इनकी कैसी थी? देखिए, हर्ष की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, ठीक है, जबकि इसमें महामंत्री सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। महामंत्री का जो पद होता था सबसे महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। कहां पर? हर्षवर्धन के शासनकाल में। एक पद होता था अवंतिका। युद्ध और शांति का मंत्री को अवंतिका कहते थे। जो युद्ध और शांति का मंत्री होता था, युद्ध करने के लिए या शांति बनाए रखने के लिए जो मंत्री होता था वो होता था अवंतिका मंत्री। महामंत्री सबसे बड़ा होता था। इसके अलावा सिंहनाद, सिंहनाद जो होता था उसी को सेनापति, जो सेनापति होता था उसी को सिंहनाद कहते थे। एक इनकी सेनापति में मंत्री परिषद में कुंतल होता था। कुंतल अश्व सेना का प्रमुख होता था, यानी घोड़े वाली सेना का प्रमुख को कुंतल कहते थे। यानी ऐसी सेना, ऐसा व्यक्ति जो घोड़ों को यानी घुड़सवारों को देख रेख करता हो, घुड़सवारों के बारे में पूरा डिटेल रखता हो, ठीक है, घुड़सवार को ट्रेन करता हो, घुड़सवार के बारे में पूरी जानकारी रखता हो, उसको कुंतल कहते थे। जो सेनापति होता था, सभी सेनाओं का मुखिया, वो सिंहनाद होता था। युद्ध और शांति का मंत्री अवंतिका कहलाता था। महामंत्री सबसे बड़ा पद हुआ करता था। ये सब अधिकारी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते थे और इस तरीके से हर्षवर्धन का शासन बड़ा जबरदस्त आगे बढ़ता रहा। अगला आगे देखें, दूसरी हेडिंग डालेंगे राजस्व प्रणाली। टैक्स वगैरह कैसे आता था हर्षवर्धन के समय? हर्षवर्धन के शासनकाल में भूमि पर लगाए जाने वाले कर को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया था। यानी भूमि के जो कर था वो 3 भागों में था। पहला कर था भाग। भाग की अगर बात की जाए तो उत्पादन का हिस्सा होता था, यानी उत्पादन आपका जितना हो उत्पादन के हिसाब से आपको टैक्स देना होता था। दूसरा था आपका हिरण्य। हिरण्य की अगर बात करें, हिरण्य की अगर बात की तो उसको नगद, यानी नगद पैसा जो होता था वो हिरण्य के रूप में देना पड़ता था। यानी कुछ लोग नगद पैसा जो होता था वो देते, व्यापारी वगैरह इससे ज्यादा धन कमा ले, नगद के रूप में भी जो है टैक्स दिया करते थे। और तीसरा होता था बलि। बलि भी एक कर ही होता था, अतिरिक्त कर होता था बलि, ठीक है। जबकि भू राजस्व उपज का लगभग 6ठा भाग हुआ करता था। उपज का 6ठा भाग भी जो है राजा को देना पड़ता था, उपज का 6ठा भाग, ठीक है। इस तरीके से ये था राजस्व प्रणाली जो हर्षवर्धन के समय काल में प्रचलित थी। 3 प्रकार से जो था टैक्स बांटा गया था। जो भूमि पर कर लगता था टैक्स पर, यानी भूमि पर खेती करने के लिए टैक्स लगता था, उसमें उत्पादन का हिस्सा, यानी कि जिसको भाग कहते थे, भाग या भग कहते थे, ठीक है। हिरण्य होता था, हिरण्य माने नगद पैसा जो देते थे राजा महाराजा। और बलि अतिरिक्त कर होता था ये, ठीक है। भू राजस्व उपज का लगभग 6ठा भाग होता था। इस तरीके से टैक्स वगैरह की व्यवस्था हर्षवर्धन के समय काल में थी। अगला है आपका न्याय व्यवस्था कैसी थी हर्षवर्धन के समय में। देखिए, हर्ष की न्याय व्यवस्था कठोर हुआ करती थी। अपराधों के लिए कठिन दंड की व्यवस्था की थी हर्षवर्धन ने। जबकि विदेशी यात्री ह्वेनसांग, जो विदेशी यात्री था ह्वेनसांग, इसकी पुस्तक का क्या नाम है? ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम है सीयूकी, ठीक है। सीयूकी नाम की पुस्तक कौन लिखता है? यही लिखता है ह्वेनसांग। ये हर्षवर्धन के दरबार में ही भारत में आया था और इसी पुस्तक में इसने हर्षवर्धन के बारे में, उस समय के भारतीय इतिहास के बारे में, भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बढ़िया जानकारी देता है। हर्षवर्धन के समय काल के बारे में ह्वेनसांग इसी के दरबार में आया था। उनके राज्य में अपराध कम हुआ करते थे, ऐसा लिखता है ह्वेनसांग। क्या कहता है कि हर्षवर्धन के राज्य में अपराध कम हुआ करते थे या कम होते थे, लेकिन राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास या निर्वासन का दंड भी दिया था। यानी अपराध वैसे बहुत कम ही लोग अपराध करते थे, जो कि ऐसी व्यवस्था बना करके रखे थे कि अपराध बहुत कम ही लोग करें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपराध करता भी था तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी था। अगर कोई व्यक्ति राजद्रोह करता था तो उसके लिए आजीवन कारावास होता था, यानी कि हमेशा उसका पूरा जीवन कारावास में उसको बंद कर दिया जाएगा, या निर्वासन, यानी उसको जो है राज्य से निकाल दिया जाता था। ऐसे दंड का प्रावधान हर्षवर्धन के समय में हुआ करता था। न्याय व्यवस्था कुछ इस तरीके से थी हर्षवर्धन की। इस बात को कौन लिखता है? ह्वेनसांग लिखता है, जो चीनी यात्री था, जो पढ़ने के उद्देश्य से यहाँ पर आया था।
आगे है सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान। देखिए, साहित्य और कला का संरक्षक था हर्षवर्धन। हर्ष स्वयं एक विद्वान था। उसने संस्कृत में 3 प्रसिद्ध नाटक भी लिखे थे, जैसे कि नागानंद नाम का नाटक इसका है, रत्नावली नाटक भी हर्षवर्धन ने ही लिखा है, और प्रियदर्शिका नाटक भी किसका है, हर्षवर्धन साहब का ही है। तो हर्षवर्धन एक साहित्यकार भी है, संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान भी थे। इन्होंने 3 नाटक लिखे संस्कृत के, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इनके दरबारी कवि बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से बाणभट्ट सबसे फेमस हुआ करते थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित नाम की एक पुस्तक भी लिखी है, जो कि हर्षवर्धन के इतिहास के बारे में जानकारी काफी अच्छे तरीके से देती है। जबकि उसके दरबार में प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट भी रहा करते थे। हर्षचरित नाम की एक रचना लिखते हैं, कादंबरी भी लिखते हैं। यही कादंबरी और हर्षचरित 2 पुस्तकों के लेखक हैं, जो कि समय के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। बौद्ध धर्म का संरक्षक भी था हर्षवर्धन। हर्ष स्वयं बौद्ध धर्म यानी महायान शाखा जो बौद्ध धर्म की है, एक हीनयान शाखा, एक महायान बौद्ध धर्म, तो हीनयान शाखा का अनुयायी था और उसने इसके प्रचार के लिए अनेक कार्य किए थे। जबकि उसने कन्नौज में एक विशाल धार्मिक सभा का भी आयोजन किया था। किसने? हर्षवर्धन ने। ठीक है, जिससे विभिन्न धर्मों के विद्वान शामिल हुए थे, तमाम धर्म के विद्वान वहां पर आते थे। तो धार्मिक सभा का आयोजन किया था कहां पर? कन्नौज में। किसने? हर्षवर्धन ने। प्रयाग की महामोक्ष परिषद का निर्माण भी किया था प्रयागराज में। हर्ष जो था, हर्षवर्धन, प्रत्येक 5 साल पर प्रयागराज में, यानी आज के इलाहाबाद में, या अभी तो प्रयागराज हो गया, बीच में इलाहाबाद नाम रखा गया, प्रयागराज फिर हो गया, प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया करता था। कौन? हर्षवर्धन। जबकि इस परिषद में वह अपना सारा खजाना दान कर देता था। जो खजाना 5 साल में इकट्ठा करता था, वो सब जो है दान कर देता था विभिन्न धार्मिक लोगों को, या तमाम जो गरीब आदि लोग आते थे मांगने, सबको दे देता था। चीनी यात्री ह्वेनसांग इस परिषद का प्रत्यक्षदर्शी हुआ करता था। ये कोई भारतीय व्यक्ति कर कहता, लोग शायद इस पर विश्वास न करते कि हर्षवर्धन ऐसा करता था, लेकिन हर्षवर्धन के बारे में चीनी यात्री, चीन से आया था पढ़ने के लिए भारत में, ह्वेनसांग, वो लिखता है। ह्वेनसांग जो चीन से आया था, वो भारत के शासक हर्षवर्धन के बारे में लिखता है कि वो बहुत दानी व्यक्ति था, और वो इस तरीके से करता था। महामोक्ष परिषद हर 5 साल पर आयोजित होती थी प्रयागराज में, और सारा धन, अपना जो खजाना होता था, सब लुटा देता था, सबको देता था, बांटता था। ऐसे ऐसे राजा था हर्षवर्धन। शिक्षा केंद्र की अगर बात की जाए, तो हर्षवर्धन के समयकाल में शिक्षा भी थी। हर्ष के संरक्षण में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना, जबकि उसने इस विश्वविद्यालय के संचालन के लिए सैकड़ों गांव दान भी किए थे। यानी नालंदा विश्वविद्यालय है, इसके जब बन रहा था, तो उसके लिए इसने सैकड़ों गांव भी दान कर दिए थे नालंदा विश्वविद्यालय के बनने के लिए, इसने हर्षवर्धन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 6ठा नंबर प्रश्न है, राजपूत कालीन सामाजिक, आर्थिक और सैन्य व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। राजपूत काल की सामाजिक, आर्थिक और सैन्य व्यवस्था कैसी, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, राजपूत काल की बात की तो 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो समय काल है, इसी को राजपूत काल कहते हैं। केवल राजनीतिक विखंडन का काल नहीं था, जबकि इस दौरान भारतीय समाज, भारतीय अर्थव्यवस्था और सैन्य संगठन, इन सभी में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिन्होंने आगामी मध्यकाल की नींव रखी। ये बात आप ध्यान रखिए। जैसे कि सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था का कठोर होना, जाति व्यवस्था का कठोर होना। क्योंकि राजपूत काल में जाति व्यवस्था जो थी अत्यधिक कठोर हुआ करती थी और जटिल हुआ करती थी, जबकि समाज में अनेक उपजातियां और उपवर्गों में जातियां विभाजित हो जाती थी, यानी जाति और छोटी छोटी जातियों में बट रही थी, उपजातियों में बट रही थी। इस तरीके से एक जाति के लोग एक ही जाति में रहते थे, तो जातियों का जो एक एकदम से कठोर नियम था, वो एकदम से दिखता है। राजपूतों का उदय, राजपूतों ने समाज में शासक वर्ग के रूप में अपना स्थान मजबूत किया, जबकि उन्हें प्राचीन क्षत्रियों के वंशज के रूप में स्वीकार किया गया, और वे अपनी वीरता, शौर्य और आत्मसम्मान के लिए जाने जाते थे, क्षत्रिय लोग। नारी की स्थिति क्या थी समाज में, मतलब कि ये राजपूत काल में? देखिए, उच्च वर्ग में नारियों को सम्मान प्राप्त था, और कुछ राजनीतिक भूमिकाएं भी थी, जैसे कि रानी दिद्दा जो थी, वो रानी भी बन चुकी, जबकि आमतौर पर उनकी स्थिति सीमित हो गई थी स्त्रियों की। इस काल में सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन भी बढ़ चुका था राजपूत काल में। शिक्षा और साहित्य, शिक्षा पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व रहा,
जबकि इस काल में संस्कृत के साथ साथ प्रादेशिक भाषाओं जैसे कि अभ्रंश भाषा का भी उदय हो चुका था। साहित्यिक रचनाएं अभ्रंश में भी लिखी जा रही थी। ब्राह्मणों का दबदबा रहा यहाँ पर पढ़ाई में, विद्वता में, ठीक है। अभी आप एक देखेंगे, एक बनारस का एक विद्वान व्यक्ति, मतलब बनारस के नहीं, महाराष्ट्र के हैं, ठीक है, लेकिन वो जो है काशी में आकर के जो है क्या करते हैं, बना मतलब कि ये उन्होंने क्या कर दिया, इतिहास रच दिया है। दंड क्रम पारायण होता है, बिना एक भी शब्द अशुद्धि के उसने पूरा जो है क्या नाम है, जो वेद होता है, उसमें से 4 वेद है, उनमें से एक शुक्ल यजुर्वेद या कुछ पढ़ा है, ठीक है। उसको पढ़ना कोई मामूली बात नहीं होता है। वेद के एक एक अक्षर पढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैदिक श्लोकों को पढ़ा है बिना किताब देखे, शुद्ध शुद्ध उच्चारण किया है, 50 दिन में पूरा किया है। वैसे अगर उसको पूरा करने कम से कम 100-150 दिन लग जाते हैं आम आदमी को पूरा करते हुए, लेकिन उस बच्चे ने, आप देख किस तरीके से उसने किया है। अब उसको लोग कह रहे हैं कि भाई लोग दुनिया चांद पर जा रही है, फलाने वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये याद कर रहे हैं। आपको 1-2 क्वेश्चंस नहीं याद होते हैं और उसने व्यक्ति ने पूरा का पूरा वेद रट डाला है। आप सोचेंगे, लोग कहते हैं एआई भी जो है रट लेता है। एआई वेद के श्लोकों का विखंडन नहीं कर पाएगा, ना उसको पढ़ पाएगा सही से। एआई जो हम लोग सिखाते हैं वही सीखता है, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति, पहले जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, वेदों को ऐसे रट लिया करते थे। लिखने का विकास नहीं था, लिपि का विकास नहीं था, सारे ज्ञान, सारे पुराण, वेद, स्मृतियां, ये सब दिमाग में चलती रहती थी ब्राह्मणों के, और वो एक ब्राह्मण दूसरे को बताता था, दूसरा तीसरे को, इस तरीके से हस्तांतरित होती रहती थी संस्कृतियां। और लोग ब्राह्मणों पर उंगली उठाते कि भाई ऐसा नहीं वैसा है, ये कर लेते वो कर लेते। अरे भाई आप देखो कितना मेहनत से उस बच्चे ने इतना मेहनत किया, और उसको लेकर के तमाम प्रकार की बातें कोई व्यक्ति करता है तो गलत बात है, ठीक है, क्योंकि वो प्रतिभा है उसके अंदर। आर्थिक व्यवस्था, कृषि, देखिए राजपूत काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हुआ करता था, जबकि भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत था, जो उपज का 1/6 भाग या 1/3 भाग तक हो सकता था, ठीक है। उपज का 1/3 या 1/6 भाग होता था। सामंतवादी प्रभाव, सामंतवाद के कारण किसानों का शोषण बढ़ा था, जबकि सामंतों को कर संग्रह और भूमि पर अधिकार प्राप्त हुआ करते थे। किसान सामंतों के अंडर में रहा करते थे, टैक्स वगैरह सामंतों को दिया करते थे। व्यापार में भी कमी आई। तुर्की आक्रमणों और समुद्री मार्गों में आए बदलावों की वजह से विदेशी व्यापार में कुछ कमी आई, जबकि आंतरिक व्यापार क्षेत्रीय रूप से जारी रहा, लेकिन इसका केंद्रीय प्रभाव या केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो गया था। शिल्प और उद्योग, शिल्प कलाएं और स्थानीय उद्योग जैसे वस्त्र, धातु कर्म विकसित हुए, जबकि नगरों के पतन के कारण कारीगरों को संरक्षण देने वाले व्यापारी समुदाय कमजोर हो चुके थे। सैन्य व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सामंतों पर निर्भरता बढ़ी। देखिए राजपूत राजाओं की सेनाएं मुख्य रूप से उनके सामंतों पर निर्भर हुआ करती थी, जबकि राजाओं के पास अपनी अस्थायी सेना कम हुआ करती थी। सामंतों की सेनाओं के द्वारा राजा लोग लड़ाई किया करते थे। सामंत संकट के समय में राजा को सैनिक सहायता प्रदान किया करते थे, और सामंतों की भी रक्षा राजा लोग करते थे, राजा की रक्षा सामंत लोग करते थे। क्योंकि सामंत लोग जो है वो जमीन मिल जाती थी राजा की तरफ से, वो टैक्स लेते थे और पैसा कमाते थे किससे, जनता से, ठीक है। इसलिए राजा की रक्षा के लिए जो सैनिक रखते थे वो भेज देते थे। अप्रचलित युद्ध तकनीक, राजपूत सेनाएं अभी भी मुख्य रूप से हथियार और भारी शस्त्रों का पर निर्भर हुआ करती थी, जबकि वे तुर्कों की तेज हल्की घुड़सवारी सेना और गुरिल्ला युद्ध तकनीकों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे, ठीक है। और इनकी जो है पुरानी परंपरा, बड़े बड़े भाले, इसको लेकर के युद्ध करते थे, हल्के फुल्के युद्ध नहीं करते थे। मतलब कि जैसे जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके घोड़े भी बड़े बड़े हुआ करते थे, हमारे घोड़े छोटे हुआ करते थे, कई सारी चीजें थी। सैन्य विखंडन, राजपूत शासकों की आपसी लड़ाई की वजह से उनकी सैन्य शक्ति विभाजित रही, और अगर यही लोग राजपूत शासक आपस में मिले रहते तो शायद आज का दिन नहीं देखना पड़ता। जबकि कभी कभी विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध एक संयुक्त सैन्य मोर्चा नहीं बना पाए, जो उनकी हार का मुख्य कारण बना। दुर्गों का महत्व, दुर्ग माने किला, इस काल में दुर्गों यानी किला का निर्माण और सैन्य रणनीति में उनका महत्व बहुत बढ़ चुका था, ठीक है, क्योंकि किलों से ही रक्षा होती है यहाँ की, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चीजों को पढ़ा समझा। चलिए, तो इस तरीके से आपने पूरा पेपर पढ़ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए, अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ 9984 039 139 इस नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा, क्योंकि पुराना नंबर बंद हो चुका है। इस पर आप एसएमएस करेंगे, क्या एसएमएस करेंगे, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम,
अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे आप 3rd सेमेस्टर में हैं, आप लिख करके भेज दीजिए गुरुजी हम 3rd सेमेस्टर में हैं, हमको कोर्स में ज्वाइन होना है। आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। कोर्स जुड़ने के लिए आपको 100 रुपए फीस जमा करने पड़ेंगे। फीस कैसे जमा करनी है, आपके पास एक QR कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। जैसे आप फीस जमा करेंगे आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। फीस कोई भी व्यक्ति जमा कर सकता है, कोई भी आपके घर का जमा कर सकता है, कोई किसी से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लास का लिंक मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस कोर्स की पीडीएफ नोट्स मिलेगा। इस समय से आपने पीडीएफ पूरा देखा, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और तमाम पीडीएफ आपको मिल जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री की, सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे इसी पैसे में, मतलब कि मात्र 100 रुपए फीस में। केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट, जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, 3 मेजर सब्जेक्ट या 2 और 1 माइनर, 1 को करिकुलर, इन चारों 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। जो बच्चे चाहते हैं गुरुजी हम 3rd एंड 4th सेमेस्टर का एक साथ जुड़ना चाहते हैं, तो 3rd एंड 4th सेमेस्टर एक साथ जुड़ने पर आपके लिए 50 रुपए फीस कम कर दी गई है। मात्र 150 रुपए फीस में 3rd सेमेस्टर की पूरी पीडीएफ नोट्स और सब कुछ मिलेगा आपको। साथ ही साथ में 4th सेमेस्टर की तैयारी भी आपकी इसी पैसे में 150 में पूरा 4th सेमेस्टर का 6 महीने तक की क्लास भी आपको मिलेगी। जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत एसएमएस के गुरुजी हम 150 वाला कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 150 रुपए देने के लिए तैयार हैं, तो आप 150 रुपए फीस जमा करेंगे, तुरंत आपको जोड़ दिया जाएगा 3rd सेमेस्टर वाले ग्रुप से। और जैसे ही 3rd सेमेस्टर का पेपर समाप्त होता है, 4th सेमेस्टर की क्लास आपकी प्रारंभ हो जाएगी और आसानी से आप पढ़ते रहिएगा। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को मैं समझाऊंगा उसमें। इस तरीके से आपकी क्लास पूरी प्रारंभ होने वाली है, तो आप सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है, इस नंबर पर 9984 039 139 ये नया नंबर है, आप सभी बच्चों को तो पहुंचा दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, मां सोहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजेपीआर बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय। इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, मां शाकुंभरी सहारनपुर, गोविंद वासनी मां पाटेश्वरी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपका तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय हो गए, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।